हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का पार्ट 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और प्लेलिस्ट में बना हुआ है। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं पार्ट 7 को लेके। तो पार्ट 6 में जहाँ तक छोड़े हुए थे वहाँ से हम लोग जो ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 में हम लोग देख चुके थे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। मतलब हम लोग देखे थे यहाँ प्रतिरोधों का समूहन, ये देख रहे थे ना, प्रतिरोधों का समूहन। तो सबसे पहले ये जानना है कि हम लोग प्रतिरोधों का समूहन क्यों करते हैं। बताए थे तुम लोगों को, क्या याद है? प्रतिरोधों का समूहन क्यों करते हैं? तो ध्यान से सुनना। प्रतिरोधों का समूहन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको लाभ चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर प्रतिरोधों का समूहन इसलिए किया जाता है कि प्रतिरोध का मान या तो बढ़ाना या घटाना है। अलग अलग जगह हम लोग प्रतिरोध का जो है ना उपयोग करते हैं, ठीक है। और कहीं प्रतिरोध का मान कम चाहिए तो कहीं प्रतिरोध का मान ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो प्रतिरोधों को हम जो है ना लाभ पाने के दृष्टि से जब उसका संयोजन करते हैं तो उसी को कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन या तो समूहन। क्लियर है? तो लाभ पाने की दृष्टि से तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, लाभ पाने की दृष्टि से जब प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है तो इसी को हम लोग कहेंगे प्रतिरोधों का समूहन, ठीक है। प्रतिरोधों का समूहन यदि हम देखें लाभ पाने की दृष्टि से मतलब क्या हुआ, ये बताए भाई। लाभ पाने का दृष्टि से मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं कहीं कहीं हमको प्रतिरोध का मान जो ना अधिक चाहिए, प्रतिरोध का मान अधिक चाहिए, ठीक है ना, अधिक। और कहीं कहीं प्रतिरोध का मान कम, प्रतिरोध का मान कम। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है ना कि प्रतिरोध का मान कहीं अधिक चाहिए। अब कहाँ अधिक चाहिए? जैसे मान लो कि हम जो ना हीटर का प्रयोग करते हैं तो हीटर में क्या है कि प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, ठीक है। प्रतिरोध यदि अधिक होगा तो उसमें क्या होगा कि जो हम धारा प्रवेश करवाएंगे तो वो उष्मा में कन्वर्ट होगा। प्रतिरोध यदि ज़्यादा है तो उष्मा में कन्वर्ट होता है और हीटर से हमको उष्मा ही तो चाहिए। क्या नहीं समझ में आ रहा है? पहले प्रतिरोध समझ में आता है कि पहले बहुत दिन पहले पढ़ा है तो भूल गया होगा। प्रतिरोध सुनो पहले, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बताए थे किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण अपने से प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करे। पहले प्रतिरोध हम बताते हैं कि जैसे मान लो कि ये कोई चालक तार है, ठीक है, तो इसके पास प्रतिरोध है, प्रतिरोध। तो ये चालक तार से जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो ना चालक धारा जो ना पास होने नहीं दे रहा है, ये मना कर रहा है कि हम धारा प्रवाहित होने नहीं देंगे, ठीक है। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि इसके पास एक गुण है जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध जो ना हम कहें तो चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने से प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करे, ठीक है। तो चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने से प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करे उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसको बाद में तुम लोग नोट कर लेना, क्लियर है ना, कि चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने से प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करे उस चालक का प्रतिरोध जो ना कहा जाता है, या तो जो ना उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ये ठीक है ना, करे उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध का मतलब हुआ कि धारा जाने से रोकेगा, विरोध करेगा। प्रतिरोध मतलब विरोध करना, अपने से होकर जो ना धारा जाने नहीं दे रहा,
तो हम कहीं पर जो ना यदि हम देखें तो कहीं हमको धारा जो ना ज़्यादा भेजना होता है, कहीं धारा जो ना कम भेजना होता है, कहीं पे प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए तो कहीं ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम जो ना विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और टीवी चला रहे हैं, ठीक है। यदि हम टीवी को चला रहे हैं तो क्या है कि उसमें प्रतिरोध तार में जितना कम होगा धारा उतना ही अच्छा जाएगा, जाए कि नहीं। यदि हम बल्ब को जला रहे हैं तो उसमें जो ना प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही धारा जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें हीटर का, ठीक है ना, हीटर का जो नाइक्रोम से बना होता है, जब हम प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा को रोकने का काम करता है। जब रोकेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का टक्कर होगा तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगा और वही ऊष्मा हमको जब चाहिए। तो प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध एक पदार्थ का गुण होता है जो अपने से होकर जाने वाले धारा का विरोध करता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध करते हैं। जैसे तुम कोई भी काम करो, दुनिया में ऐसा कोई चालक नहीं होता जिसमें प्रतिरोध नहीं होता, और ये हम पहले समझा चुके हैं। तो ये व्यर्थ है कि जो हम ये समझा रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं करते हो घर में जाके, ठीक है। सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही हो जाएगा तो फिर दिक्कत तो हो ही जाएगा, है ना। तो प्रतिरोध बताए थे कि दुनिया में ऐसा कोई तार नहीं है जिसमें प्रतिरोध ना हो। दुनिया में सभी तार में प्रतिरोध है। अब सभी तार में यदि हम कहें तो सर्वोत्तम जो तार कौन सा है या चालक कौन सा है? चांदी का। सर्वोत्तम यदि हम चालक बोले तो चांदी को कहते हैं। क्या चांदी में प्रतिरोध नहीं है? प्रतिरोध है, लेकिन अन्य के तुलना में कम है। क्लियर लिखना है। तो हमको कहीं पे प्रतिरोध का मान कम चाहिए तो कहीं ज्यादा चाहिए, तो हम लिखे प्रतिरोधों का समूहन होता है कि लाभ पाने की दृष्टि से जब हम प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रतिरोधों का समूहन। तो लाभ पाना है तो उसके अनुसार जोड़ना है, कहीं प्रतिरोध का मान ज्यादा तो कहीं प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक में तुम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रतिरोधों का हम लोग समूहन करते हैं, ठीक है। यदि हम देखें प्रतिरोधों का समूहन, तो प्रतिरोधों का समूहन जो है ना तुम्हारे किताब के अनुसार दो तरह का होता है, ठीक है। प्रतिरोधों का समूहन यदि हम देखें दो तरह से होता है। अब ध्यान से देखना है इसमें। तो एक होता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समूहन। दूसरा होता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का समूहन। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का समूहन, ये पहले भी पढ़ाए कि नहीं? अब देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध को जब आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो एक जो ना सीरीज में जोड़ दिए, उसको श्रेणी में बोलते हैं। जैसे मान लो कि जो ना ये है, ऐसे करके जोड़ दिए, ये हो गया श्रेणी क्रम में। मान लो ये तीन प्रतिरोध लिया, तो इसको जो जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ना। ऐसा नहीं है कि श्रेणी क्रम में सर ऐसे ही जोड़ेंगे, क्या हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं? जो तार ऐसे लिए ऐसे जोड़ दिए, फिर यहाँ से ऐसे लिए फिर ऐसे जोड़ दिए, फिर यहाँ से ऐसे लिए ऐसे जोड़ दिए, जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सीरीज में होना चाहिए। मतलब जो धारा यहाँ से जा रहा है आई, ये इससे जाएगा, फिर इससे निकल के फिर यही धारा इसमें रहेगा, यही धारा इसमें रहेगा। मतलब एक ही जो ना तार में धारा जा रहा है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया जो ना श्रेणी क्रम। मतलब धारा यदि यहाँ से प्रवेश कर रहा है आई, तो यहाँ भी आई ही जाएगा और यहाँ भी आई ही जाएगा। यदि इस प्रतिरोध से आई धारा जा रहा है तो इससे भी आई जा रहा है, इससे भी आई जा रहा है। क्लियर हुआ? तो श्रेणी का मतलब हो गया कि एक सीरीज में बैठा हुआ है, ठीक है, एक सीरीज में बैठा हुआ है, कहीं भी लाइनिंग टूटेगा नहीं, जितना जा रहा है वो सब में जाएगा। इसको कहते हैं श्रेणी। समांतर क्रम में क्या होता है, देखो कि एक तार यहाँ से है, लेकिन यहाँ से अलग अलग प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। देखो अलग अलग प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ऐसे करके। अब यहाँ से जो ना इस तार का देखेंगे, इस तार का देखेंगे और इस तार का देखेंगे, तो सब जो ना अलग अलग है। यहाँ देखें तो देखो धारा यहाँ जा रहा था आई, ध्यान समझना, धारा क्या जा रहा है आई, लेकिन यहाँ जाके आगे क्या हो रहा है कि ये आई बढ़ जा रहा है। अब यहाँ देखो, क्या यहाँ भी आई ही जाएगा? क्या यहाँ आई जाएगा? क्या यहाँ आई जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये या तो हम 90 रुपया मान लेते हैं, 90 रुपया है। यहाँ से जैसे गए, ठीक है, तो 3 आदमी मिल गया, क्या तीनों को 90-90 रुपया मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं। मेरे पास पैसा 90 रुपया ही है, तो इसका मतलब है कि ये 30 रुपया लेगा, ये भी 30 रुपया लेगा और ये भी 30 रुपया लेगा। समझ में आया?
तो हम देखें कि यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ जो ना धारा बट गया, तो यहाँ से जैसे हम देखें I, तो I ये I नहीं रहा, अब ये बन गया I1, ये I2 और ये I3। बोले समझ में आया कि यहाँ से धारा बट रहा है, इसमें धारा बटा क्या, जो I धारा आया, बटने का कोई चांस नहीं था, इसी से I फिर जा रहा है, सबसे I जा रहा है। क्लियर हुआ ये? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बट जा रहा है। इसको मिटा के फिर से बनाते हैं। देखो श्रेणी क्रम में फिर से हम जो ना फिगर बना दे रहे हैं, 3 प्रतिरोध लेते हैं। मान लो कि एक ये प्रतिरोध है, दिख रहा है ना, ये हो गया। ये मान लो जो ना 3 प्रतिरोध लिए, ठीक है। अब यहाँ तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, और यहाँ पर जो प्रतिरोध लेंगे इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखो एक प्रतिरोध ये हो गया, ये प्रतिरोध का सिंबल भी तुम लोगों को बताए। दूसरा देखो ये हो जाएगा, और तीसरा ये प्रतिरोध ले लेंगे, ठीक है। और ये तीनों जो ना जुड़ा हुआ है ऐसे करके एक जगह, ठीक है। तो यहाँ पर जो समूहन हो रहा है, इसी समूहन को कहते हैं जो ना समांतर क्रम। क्या कहते हैं इसको, समांतर क्रम, क्योंकि यहाँ जो धारा जाएगा ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो एक सीरीज बना दी है इसमें। अब इसमें जो ना यदि हम परिपथ को पूरा करें तो इसमें एक बैटरी लगा देंगे, ये एक बैटरी लगा दिए, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस होता है। यहाँ से गया एक इसमें कुंजी लगा दिए, मतलब समझो तो प्लग लगा दिए, हाँ ये खुला परिपथ बना दिए। अब यहाँ से बन गया ये परिपथ तैयार हो गया। उसके बाद देखो इसमें भी ऐसा ही काम करेंगे कि इसमें भी जो ना इसमें देखो इसमें भी जो ना बैटरी लगा दी, और यहाँ भी एक खुला परिपथ दे दिए, और इसको भी जोड़ दिए। अब ध्यान से देखना कि दोनों जो ना फिगर हम बना दिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हमको जो है लैंग्वेज भी लिखना होगा, क्योंकि जो ना प्रूफ करने के लिए आता है कि जो ना श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का समूहन जो ना का मान ज्ञात करें, या तो इसे जो ना प्रूफ करके दिखाएं, प्रूफ करने के लिए देगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज भी जो ना एक तरह से हम लैंग्वेज जो लिखते जाते हैं, ठीक है। देखो इसके लिए लिखेंगे कि माना कि, बोलते जा रहे तुम लोग लिख लेना, है ना, क्योंकि लिखना जो ना पॉसिबल नहीं होता है, तो तुम लोग लिख लेना। देखो माना कि R1, ये मान लो 3 प्रतिरोध है, प्रतिरोध को R से लिखते हैं कि नहीं। तो माना कि R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है, यही बात लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। माना कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है, इसमें भी सेम यही काम करेंगे, R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है। बोलो कोई दिक्कत? माना कि R1, देखो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं श्रेणी क्रम, दिख रहा है ना, श्रेणी क्रम समूहन। यहाँ लिखेंगे माना कि R1, R2 तथा R3 3 अलग अलग प्रतिरोध है, 3 अलग अलग प्रतिरोध है, जिसे एक परिपथ में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? जिसे एक श्रेणी क्रम में जो है ना, जिसे एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, इस परिपथ में एक बैटरी और एक कुंजी लगा हुआ है। ठीक है, जब परिपथ से, जब
परिपथ को पूरा किया जाता है, या तो हम कहेंगे जब कुंजी को जोड़ा जाता है, ये होगा कि ना, जब कुंजी को जोड़ा जाता है तो परिपथ पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है, जिससे परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है, बोले यहाँ तक समझ में आया? जाना पे ध्यान मत दो, फोकस यहाँ रखो ना, गधा का। अब सीजन चल रहा है जो ना गाना का ही, तो चलेगा ही, टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है? बड़ा मजा आ रहा है। जब यहाँ परिपथ को हम पूरा किए, ध्यान से देखो, परिपथ को पूरा किए, ये कुंजी जोड़ दिए, जब जोड़े तो यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ से धारा जाएगा आई, कितना धारा जाएगा आई, तो आई जा रहा है, तो अब इससे भी आई जाएगा, प्रवाहित होती है, ठीक है ना। और एक बात तो इसमें लिखना भूल गए कि इन तीनों का अलग अलग अपना जो ना विभवांतर भी है, विभवांतर V1 है, विभवांतर V2 है और विभवांतर V3 है। बोले समझ में आया यहाँ तक? तो ये हो गया जो ना विभवांतर भी, इससे जो ना, तो यहाँ देखिए माना कि R1 R2 R3 तीन जो ना अलग अलग प्रतिरोध है, जिसे जो ना एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जो ना जोड़ा गया है। इस परिपथ में एक बैटरी एक कुंजी लगा हुआ है, जब जो ना कुंजी को जोड़ा जाता है तो जो ना परिपथ पूरा हो जाता है। और विभवांतर जिससे जो परिपथ में आई धारा प्रवाहित होती है, तथा तीनों प्रतिरोधों के लिए अलग अलग, इसको पहले लिखना था लेकिन बाद में लिख दे रहे हैं, तीनों प्रतिरोधों के लिए अलग अलग विभवांतर V1 V2 तथा V3 उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ जो ना यदि ये देखें कि V1 V2 V3 जो ना उत्पन्न हो गया है, तो तीन अलग अलग जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो हम यहाँ जो ना चित्र से बोलेंगे। यदि तीनों अलग अलग है तो हम ये कह सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि तीन अलग अलग यहाँ जो ना प्रतिरोध, यहाँ विभवांतर है, लेकिन यहाँ विभवांतर क्या है, सेम है। देखो एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है, इन दोनों के लिए जो V बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो क्या इसमें विभवांतर चेंज है? नहीं, इसमें एक ही है। इसमें धारा देखो, यहाँ जब परिपथ को पूरा करेंगे तो इससे क्या होगा, धारा आई जाएगा, यहाँ से आया आई, लेकिन अब यहाँ बनेगा I1, क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा I2, यहाँ बनेगा I3। तो यहाँ धारा बट रहा है, ध्यान समझना, समांतर क्रम में धारा बट रहा है और श्रेणी क्रम में विभवांतर बट रहा है, धारा नहीं बट रहा है। यहाँ देखेंगे तो धारा तीनों जब निकलेगा इधर से, ठीक है, तीनों मिलके क्या बन जाएगा, क्लियर हुआ? तो यहाँ अलग अलग विभवांतर है, तो हम लिख दिए V1 जना प्लस V2 प्लस V3। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? ओम के नियम से, अब ओम का नियम भी पढ़ा दिया तुम लोग कि ओम का नियम जो होता है वो होता है I बराबर V बटे R होता है, क्लियर? ओम के नियम से I बराबर V बटे R होता है। हमको क्या चाहिए, यहाँ V चाहिए ना, तो V यदि चाहिए तो क्या I गुना R कर सकते हैं? तो यहाँ से हम निकालेंगे कि V बराबर I इंटू R, ये हम जान गए जो ना ओम के नियम से। अब यहाँ हमको चाहिए V1, तो V1 यदि चाहिए तो क्या I यहाँ से तो सेम है, एक ही I है और R अलग अलग है कि नहीं? तो I इंटू R1। यदि हमको V2 चाहिए तो V2 यहाँ है, I वही आएगा और R2 हो जाएगा, और V3 के लिए I वही है और R3 हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो यदि हम इतना देख लिए तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए V1 बराबर
आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई, सॉरी अलग अलग करके लिखते हैं। V1 बराबर लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं V1 बराबर आई इंटू R1, ठीक है। फिर लिखेंगे V2 बराबर आई इंटू R2 और यहाँ लिखेंगे V3 बराबर आई इंटू R3। बोलो समझ में आया? कैसे निकाले V3 का मान? यहाँ देखो आई तो सेम आ रहा है कि नहीं, तो इससे होकर जाएगा तो आई इंटू R3, इससे आई इंटू R2 और इससे आई इंटू R1। तो तीनों के लिए अलग अलग मान निकाले। तो ये तीनों अलग अलग मान को समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो इसको मिटा दे रहे हैं, ऊपर से मिटा देना, क्योंकि जो है इसको बाद में लिख लेना, तो ये मिटा दे रहे हैं। इसको भी थोड़ा छोटा कर, बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ तक जाना, यहाँ तक याद रखना, ठीक है। इसके लिए छोटा सा फिगर बनाते हैं। अब टाइम बहुत कम है, इसलिए पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, ठीक है ना। अभी भी ध्यान नहीं देगा तो फिर तुम लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। परिपथ पूरा कर दिए। यहाँ से धारा जा रहा था आई, ये था R1, ये है R2 और ये है R3, ठीक है। इसके लिए जो ना V1 ये हो गया V2 और ये हो जाएगा V3, ठीक है। ये V2, अब देखो यहाँ से हम लोग समीकरण 1 देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में V1 V2 तथा V3 का मान रखने पर। तो यदि हम देखेंगे समीकरण 1 मेरा था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 का मान देखो क्या दिया, I इंटू V बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। बोलो यहाँ तक में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है इसमें? I कॉमन दिख रहा है, क्योंकि तीनों में I है, तो I क्या कर सकते हैं हम? कॉमन ले सकते हैं, तो I ले लिए कॉमन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया यहाँ तक। अब देखो कि हम जो ना अब इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे कि ये जो तीनों प्रतिरोध है, अब यहाँ पर जो ना बात किया जाता है, जैसे मान लो कि जो ना हम एक काम ये कर सकते हैं, V बटे I कर सकते हैं, ये इधर ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं। हम इधर भी ला सकते हैं, या तो जो ना इन तीनों प्रतिरोध के बदले एक ऐसा प्रतिरोध लें जो तीनों के जैसा काम करे। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा? ध्यान से सुनो। यहाँ बोल रहे हैं कि यदि हम जो ना, जैसे मान लो 3 आदमी कोई काम कर रहा है, ठीक है। 3 आदमी काम कर रहा है, जैसे मान लो ईटा जो है ना उठवा रहा है, तो 3 आदमी क्या कर रहा है, 3-3 ईटा ले जा रहा है। तो 3 आदमी यदि 3-3 ईटा ले जा रहा है, या तो 4-4 ले जाएगा, 4-4 ईटा ले जाएगा 3 आदमी, तो कितना ईटा ले गया? 12 ईटा। अब तीनों को हटा के एक आदमी आता है, बोलता है अरे कोड़ी सब, ठीक है ना, 3-4 को ईटा ले जाएगा 3 आदमी, 12 को एक बार में ले जाएगा, हम इकल्ले 12 को ले जाएंगे, समझे कि ना। तो तीनों को हटा देंगे कि ना, बोले तुम लोग तीनों साइड लो, इकल्ले जब काम यही कर देगा इतना सा, ठीक है, तो इसी से करवा लेंगे। तो वही बोला कि इन तीनों के बदले एक ऐसा प्रतिरोध ले लें जो तीनों के जैसा ही काम करता हो, तो उसको क्या कहेंगे? समतुल्य प्रतिरोध। इन तीनों प्रतिरोध के बदले एक ऐसा प्रतिरोध लें जो तीनों के बराबर काम कर रहा, तो उसको क्या कहते हैं? समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यदि तीनों प्रतिरोधों के बदले एक ऐसा समतुल्य प्रतिरोध R लिया जाए
यदि तीनों प्रतिरोधों के बदले एक ऐसा समतुल्य प्रतिरोध लिया जाए जो तीनों के बराबर कार्य करता हो, तो अब देखो, तो यहां से हम फिगर भी बना देंगे नीचे कि ये तीनों प्रतिरोध को हटा देंगे और एक प्रतिरोध लेंगे। देखो यहां यदि हम देखें ऐसे करके जो है ना एक प्रतिरोध बना दिए, ठीक है, बैटरी लग गया यहाँ, परिपथ पूरा कर दिया, ठीक है। अब यहां से देखो धारा कितना जाएगा, धारा आ ही जाएगा, जितना ये बैटरी का पावर है उतना ही बैटरी की पावर रखेंगे ये, तो धारा कितना जाएगा, आ ही जाएगा। अब ये तीनों के बदले एक प्रतिरोध है जिसको जो ना आर कहते हैं, तो इसका एक अपना जो ना देखो तार के छोर के जो ना अंतिम छोर में विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो यदि हम तार का अंतिम छोर यहाँ देखें तो इसमें विभवांतर कितना होगा, भी होगा, क्योंकि तीनों के बदले जो ना भी तो आएगा ना विभवांतर, तो भी उत्पन्न हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ टोटल जो ना प्रतिरोध तीनों के बदले आर एक समतुल्य प्रतिरोध है। ये आर कौन सा प्रतिरोध है? समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ आर को समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो ओम के नियम से क्या आएगा, यदि हम यहाँ तक देखें तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि यदि हम आई का मान देखें तो आई बराबर भी बटे क्या हो जाएगा, आर होगा, यही होगा, आई बराबर भी बटे आर होगा ओम के नियम से। अब जो ओम का नियम याद नहीं रखा है तो उसके लिए तो दिक्कत हो सकता है, यहाँ भी लिख दिया ओम का नियम, देखो यही बात तो लिखे हैं, लिखा है कि नहीं? तो अब यहाँ से देखो कि क्या होगा कि जो आई है वो भी से, देखो भी है और आर है, तो भी बटे आर हो गया। हमको चाहिए यहाँ किसका मान, देखो किसका मान चाहिए, भी का मान, तो भी निकालेंगे तो आई इंटू आर करेंगे ना, तो यहाँ से हम जो ना इसमें जो ना आई बराबर जो ना भी बराबर आई इंटू आर करेंगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? यहाँ आर क्या है, समतुल्य प्रतिरोध, आर क्या है, समतुल्य प्रतिरोध। अब ये जैसे वहां समीकरण 1 माने थे तो इसको मानेंगे समीकरण 2, क्या मानेंगे, समीकरण 2। तो समीकरण 2 में भी का मान रखने पर यहाँ लिखे समीकरण, दिख रहा है ना सबको, समीकरण 2 में भी का मान रखने पर, अब समीकरण 2 मेरा ये है, देखो समीकरण 2 ही पहले लिखते हैं, भी बराबर आई, आई क्या वो नीचे वाला आई, अच्छा ये वाला, तो ये हो जाएगा जो ना आई, फिर ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। अब यही भी का मान तो पुट करना है यहाँ पे, तो भी का मान आई आर है, तो यहाँ कर दिया पुट आई आर, आई आर बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा आई आई अब कटेगा कि नहीं, तो बच गया मेरा क्या, आर, तो आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही प्रूफ करना था। क्लियर हुआ कि जो हम तीनों को जोड़ेंगे किस क्रम में जोड़ेंगे, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, प्रतिरोध R1 R2 R3 यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इससे प्रतिरोध का मान बढ़ता है। देखो यदि हम ध्यान से सुनना, एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं छोटा ऐसा, कि जैसे मान लो 3 प्रतिरोध इसमें जोड़े हुए हैं, ठीक है, तीनों प्रतिरोध ऐसे करके जोड़े, ये हो गया 3 प्रतिरोध। अब ये ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे मान लो कि ये 2 ओम है, कितना ओम है, 2 ओम, ये है 4 ओम, ठीक है, ये है 5 ओम, ऐसे करके दिया हुआ। तो अब पूछेगा कि बताइए जो है ना कि इसके टोटल प्रतिरोध का मान कितना होगा, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इतना आसान ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से कि इसका जो है ना समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या कहेंगे, तो हम जानते हैं समतुल्य प्रतिरोध निकला क्या, आर बराबर जितना भी परिपथ में जुड़ा हुआ है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 का मान कितना है, 2 है, प्लस में 4 है और प्लस में 5,
5 4 9 2 11। तो ये ऑब्जेक्टिव आता है, आसान ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, कि समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो 11 ओम हो गया। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो ये तुम्हारा श्रेणी क्रम यहाँ खत्म होता है। इसमें थोड़ा सा और बढ़ा सकता है। इसमें क्या बढ़ा सकते हैं, तो देखो यदि मान लो कि इसमें थोड़ा सा बढ़ाना है कि हम 3 ही प्रतिरोध क्यों जोड़ें, ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम 3 ही क्यों जोड़ें। हो सकता है हम 4 जोड़ देंगे तब, तो ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 बढ़ा देंगे, एक और बढ़ा देंगे प्लस R4। यदि हम 5 बढ़ाएं तो R5, 6 बढ़ाएं तो R6, लेकिन यदि हम n बढ़ाएं तो Rn। तो हम कहेंगे यदि जो है ना परिपथ में n प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध तो मतलब हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश जाएंगे कहाँ तक, R। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये हो गया तुम्हारा जो ना श्रेणी क्रम समूहन। यदि प्रूफ करने के लिए आए तो यही आता प्रूफ करने के लिए। तो इतना काम तुमको करना है तो श्रेणी क्रम हो जाएगा कंप्लीट। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है, समझ में आया? अब इसी तरह हम लोग समांतर क्रम देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका। उसमें हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, क्लियर है? इसी लैंग्वेज को तुम लोग जो ना इसके लिए भी जो ना लैंग्वेज बना लेना, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ जो ना लैंग्वेज हल्का सा चेंज होगा कि आई धारा जब प्रवाहित होती है तो अभी बताते हैं, ठीक है? तो इसको मिटाते हैं। कैसे बनाए बताते हैं, अभी हम जो जो बोलेंगे वही लैंग्वेज में लिख देना, क्लियर है ना? देखो इस फिगर को पहले ध्यान से एक बार फिर से देखो कि इस फिगर में क्या है, परिपथ पूरा है। जब इससे धारा I प्रवाहित हो रही है तो ये धारा आगे जाके बढ़ जा रही है, आगे I1 I2 I3 बढ़ रही है, लेकिन तीनों प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो भी है। मतलब इसमें विभवांतर क्या चेंज है? नहीं। इसमें क्या चेंज है? धारा अलग अलग हो गया सबका, ठीक है? सब प्रतिरोध के लिए धारा अलग अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो धारा एक ही जा रहा था I, लेकिन विभवांतर अलग अलग था, क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ सबका विभवांतर सेम है, धारा अलग अलग। तो हम लिखेंगे क्या कि माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इन तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर भी है तथा परिपथ से जाने वाली धारा I जो ना का मान जो ना तीनों प्रतिरोध के लिए I1 I2 और I3। बस इतना लैंग्वेज लिखना, बोल दिए तो शायद अब रिकॉर्ड हो गया होगा, तुम लोग बाद में इसको लिख भी सकता है ना? तो अब यहाँ से हम लोग जो ना देखते हैं तो चित्र से लिखेंगे, चित्र से दिख रहा है इससे? हाँ दिख रहा, पर ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है क्या? ब्लैक का बात ही अलग है, सही है कि नहीं? देखो चित्र से यदि हम देखेंगे तो यहाँ पहले जो लिखे थे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन अब यहाँ क्या लिखेंगे? I है ना? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये समझ में आ गया होगा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ धारा बट रहा है और वहाँ पे जो ना वहाँ विभवांतर बटा हुआ था, क्लियर है? तो I बराबर, क्योंकि इधर से जो I गया है वो तीनों से निकल के I ही बना है, इसलिए तीनों का योग क्या होगा? I होगा। तो ये यहाँ तक हो गया। फिर लिखेंगे ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। हम जानते हैं ओम के नियम से कि I बराबर क्या होता है? I बराबर V बटे R होता है, और फाइनली हमको मान भी I का ही निकालना है इसमें। तो हम लिखेंगे इसीलिए I1 बराबर, अब देखो I1 क्या V सबके लिए सेम है कि नहीं? तो V तो वही रहेगा, R1 अलग अलग है ना? R अलग अलग है, प्रतिरोध अलग अलग है। तो I1 बराबर हो गया V बटे R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R2 तथा I3 बराबर V बटे R। तो हम इसको समीकरण क्या मानेंगे?
तो समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में I1 I2 तथा I3 का मान रखने पर तो अब यदि मान इसमें रखते हैं, देखो I बराबर समीकरण दिया क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये मेरे पास समीकरण है। इस समीकरण में ही I1 का मान जो ना पुट करना है। तो देखो I बराबर I1 का मान क्या है, V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R2। अच्छा, इसमें क्या दिख रहा, तो दिख रहा क्या दिख रहा, भी तीनों में दिख रहा है, तो भी कॉमन होगा कि नहीं, यही दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो आंख पे पर्दा लग गया है। देखो तो भी यहाँ कॉमन हो जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R2। अब वही काम करेंगे समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है, कि इन तीनों जो है ना, तीनों प्रतिरोधों के बदले एक ऐसा प्रतिरोध लिया जाए जो तीनों के जैसा कार्य करे। क्लियर रखना, तीनों के बराबर कार्य करे। तो ये याद रखना, हम यहाँ लिखेंगे वही लैंग्वेज कि जो ना तीनों प्रतिरोध R1 R2 R3 के बदले एक ऐसा जो ना प्रतिरोध लिया जाता है जो तीनों के बराबर कार्य करे, ठीक है, जिसे समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहाँ पर हम समतुल्य प्रतिरोध लिखेंगे तीनों के बदले, तो हम यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देना है, तीनों प्रतिरोधों के बदले एक समतुल्य प्रतिरोध R लिया जाता है जो तीनों के बराबर कार्य करता है, ठीक है। तो R यहाँ लेते हैं। तो इसके लिए हम जो ना देखेंगे कि एक जो ना फिगर भी बनाए थे, तो यहाँ भी जो ना बनाते हैं। यहाँ धारा जाएगा I। अब इसके लिए देखो, इसके लिए जो ना ये हो जाएगा V और ये है टोटल R। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब यहाँ यदि हम देखें तो हम कहेंगे जो ना ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहता है कि जो ना जो I है वो V बटे क्या होता है, R होता है। ये तो हम जानते हैं, और यही हमको चाहिए भी, I का मान। क्या ये निकल जाएगी ना कि कैसे लिखे कि I धारा जा रहा है और ये V इसका विभवांतर है और R इसका प्रतिरोध है, तो I बराबर V बटे R। कोई दिक्कत है रे, गुनगुना रहा है। देखो तो यहाँ से हम समीकरण इसको मानेंगे, देखो एक इसको माने तो इसको क्या मानेंगे, दो मानेंगे। तो समीकरण 2 से है ना, समीकरण 2 में I का मान रखने पर, समीकरण 2 में I का मान रखेंगे, ठीक है। तो I का मान देखो ये है V बटे R, समीकरण 2 मेरा ये है, तो इसमें डायरेक्ट मान लिख देते हैं I का। तो I के जगह क्या लिखेंगे, V बटे R, तो यहाँ लिख दिए V बटे R। अब बराबर में ये है मेरा V और फिर है 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। बोले यहाँ तक में किसी को कोई तरह की तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ ये कटाएंगे V और V, खत्म हो जाएगा, बचा यहाँ क्या, तो 1 बाय R बचा, 1 बाय बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये हो गया, यही प्रूव करना है। समांतर क्रम में देखो प्रतिरोध कैसे जो ना संयोजन कैसे हुआ, तो संयोजन जो हुआ तो 1 बाय R से हुआ बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यदि यहाँ लिखेंगे कि यदि परिपथ में
n प्रतिरोध जुड़ा हो, n प्रतिरोध जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य प्रतिरोध होगा 1/r, यही होगा क्योंकि 1/r निकला, बराबर करेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 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 जाएगा और प्लस में 1/r लग जाएगा। बोले यहाँ तक में कोई तरह की झंझनाहट है नहीं ना? क्या समझ में आया सबको? तो ये हो गया जो ना प्रतिरोधों का समूहन। हम दो तरह से देखें, एक तो श्रेणी क्रम में, दूसरा देखें समांतर क्रम में। दोनों पे न्यूमेरिकल भी बनता है। जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जो ना कि 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। देखो यहाँ जो ना क्वेश्चन दिया एक छोटा ऐसा कि जो ना 2 ओम 4 ओम तथा जो ना 8 ओम, 2 ओम 4 ओम तथा 8 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो देखो 2 ओम 4 ओम 8 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ये आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, है ना? क्योंकि ऑब्जेक्टिव लायक ही क्वेश्चन है। अब यहाँ से यदि ऑब्जेक्टिव पूछा तो हम तो जान रहे हैं कि समांतर क्रम में यदि जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में यदि पूछता तो क्या बोलते हैं? 2 और 4 जो ना 6 और 8 14 ओम आंसर हो जाएगा, हो जाएगी ना? लेकिन यहाँ पूछा कि इस क्रम में समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में यदि हम देखें तो हम प्रतिरोधों का जो समूहन करते हैं वो करते हैं 1/r से, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्या ये दिख रहा है ना? अब देखो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 1/r से बराबर 1/r1 का मान मेरा कितना है? 2 ओम है, 2 लिख दिए, प्लस r2 का मान कितना है? 4। r3 का मान कितना है? 8। तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिए तो 4 जो ना 2 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से यदि 8 में भाग दिए तो 4 बार में लगेगा, तो 4 ऊपर गया, ये 2 बार में जाएगा और ये 1 बार में जाएगा, तो 4 2 6 1 7, तो 7/8 क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन कभी ऐसा भूल नहीं करना, ये आंसर नहीं है, ये पूरा जो ना गलत आंसर है। क्लियर देखना, क्योंकि यहाँ मान निकला 1/r का, किसका निकला? और समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? r होता है कि ना? तो यहाँ यदि 1/r है तो इसको r बनाने के लिए 1/r को उल्टाएंगे, तो ये 1/r को उल्टाएंगे तो यहाँ r/1 होगा कि नहीं? और इसको उल्टाएंगे तो 8/7। बात समझ में आया? अब ये सिर्फ हो गया r, क्योंकि नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे तो r बराबर क्या हो गया? 8/7। ये मान निकला। अब समझ में आया? तो कभी ऐसा नहीं कि जो ना इतना काम किए और उसके 7/8 लिखिए, आंसर जो है ना वहाँ तुमको एकदम शुरुआत में ही दिखेगा 7/8, जैसे तुम निकालेगा पूरा प्रसन्न हो जाएगा, आंसर निकल गया, लगा दिया टिक, और उसके बाद देखा रे ये तो 1/r है। बाद में r जो है याद आया तो वहाँ यदि तुम जो ना कलर कर दिया तो उसका किस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना याद रखना 1/r निकला, ये मान है 1/r, ठीक है ना? 1/r से हमको r लिखना है तो हमको ये उल्टाना पड़ेगा, जैसे उल्टाए तो 8/7। समझ में आया? कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ, नहीं तो उसके बाद हम जो ना मिटा के इसको फिर जो ना श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर है ये देखेंगे, क्योंकि तुम लोग अंतर समझ गया होगा। देखो पहला अंतर तो ये देखे कि इसमें धारा जो ना बट रहा है, लेकिन श्रेणी क्रम में बटा था नहीं बटा था। तो समांतर क्रम में धारा जो बट रहा है, श्रेणी क्रम में नहीं बटा था। समांतर क्रम में जो ना इसका विभवांतर एक ही है, लेकिन श्रेणी क्रम में क्या था? अलग अलग था।
उसके बाद देखो श्रेणी क्रम यदि हम जोड़ते हैं, समांतर क्रम जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ जो हो रहा है तो इसका जो ना यदि हम देखें तो इसका व्युत्क्रम जुट रहा है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जो आर है वो 1/r में जुट रहा है ना। यहाँ व्युत्क्रम जो ना जुट रहा है और वहाँ सीधा ही जुटा था। क्लियर हुआ? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो यदि दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाने के पहले तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें जो ना अंतर। ठीक है, बहुत टेक्नोलॉजी है कि ना? टेक्नोलॉजी का धरती पे कमी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर क्या है। और ये जो ना पहले 3 नंबर में पूछता था, अब 3 नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं तो कितना पूछेगा? 2 नंबर में। 1 नंबर में अंतर कैसे पूछेगा? लो क्या हुआ? अच्छा जाने दो, हल्ला हो रहा है, तुम लोगों को लगा? लगा ना? तो देखो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में अंतर। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में अंतर, तो किसका श्रेणी क्रम है? प्रतिरोधों का, है ना? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में अंतर। अब ध्यान से सुनना, अभी हम श्रेणी क्रम इधर लिख देते हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है? दूसरा हो गया समांतर क्रम, और उम्मीद करते हैं तुम लोगों को याद भी हो गया होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर। देखो सबसे पहला यदि हम पहले तो फिगर बनाते हैं ताकि तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ से जो है ना, ये देखो, ये हम जो जोड़ रहे हैं इसको किस क्रम में जोड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम। और यहाँ यदि हम देखें ये जोड़े किस क्रम में? समांतर क्रम में। देखो ये हो गया समांतर क्रम। ध्यान समझना, श्रेणी क्रम में यदि हम देखें तो यहाँ से जो धारा जा रहा है ना, धारा यदि हम देखें तो आई धारा जो ना यहाँ से जा रहा है, इसमें भी धारा कितना जा रहा है? आई। लेकिन देखो यहाँ आई क्या हुआ? बट गया। बटा कि नहीं? लेकिन क्या यहाँ आई बटा है? नहीं बटा है। तो पहला तो अंतर यही हो गया, समझा कि ना? तो पहला यदि अंतर हम बोले तो पहला अंतर में कहेंगे, पहला हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोल देंगे, है ना? पहला अंतर में ये हो गया कि इसमें जो ना धारा एक ही रहता है। अब धारा एक ही रहने का मतलब क्या है? कि सभी प्रतिरोधों के लिए धारा एक ही रहता है। यहाँ दूसरा, यहाँ बोलेंगे जबकि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के लिए धारा अलग अलग रहता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? दूसरा देखो, यदि हम दूसरा बात करें विभवांतर में, तो इस पर जो ना प्रतिरोध का विभवांतर V1 है ना? ये V1 है, इस प्रतिरोध के लिए V2 है, और इस प्रतिरोध के लिए V3 है। बोलो कोई दिक्कत? तो हम कहेंगे यहाँ पर विभवांतर अलग अलग है, विभवांतर अलग अलग, और यहाँ विभवांतर सेम है सबके लिए। देखो यहाँ अंतिम छोर यदि हम देखेंगे यहाँ पर है, तो यहाँ देखें सबके लिए भी है। क्या ये भी है? तो यहाँ पर जो ना पहला देख लिए, दूसरा मतलब यहाँ विभवांतर समान है, विभवांतर एक ही है, विभवांतर एक ही है। क्लियर यहाँ पर? तीसरा देखना, तीसरा यदि हम इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान से सुना, यदि हम इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ने का क्रम देखो, R बराबर समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। यहाँ देखेंगे तो R जो है ना 1/R होता है, इसमें 1/R बराबर हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वह अन्य सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्या समझ में आया? श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है अन्य प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्लियर? यहाँ कहेंगे
समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ध्यान समझना, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है कि नहीं, ये उल्टा है ना। तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्या समझ में आया? तो यहाँ अंतर हो गया। चौथा अंतर देखो, चौथा अंतर कहेंगे कि जो समतुल्य प्रतिरोध है, एग्जाम्पल के साथ, जैसे मान लो कि जो R1 है, R1 बराबर है 2 ओम, ठीक है, और R2 बराबर है 4 ओम, दो ही लेते हैं, ठीक है। तो R1 2 ओम है और R2 4 ओम है। यदि हम इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं R का मान, तो हम कहते हैं R1 प्लस क्या होगा, R2। तो यहाँ जोड़ेंगे 2 और प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 6 ओम हो गया, हो गया कि नहीं। अब यहाँ देखो, ध्यान से समझना कि ये जो R है, देखो R का मान हो गया 6 ओम, R1 का मान मेरा दिया हुआ है कितना, 2 ओम, और R2 का दिया है कितना, 4 ओम। तो यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर जो ये समतुल्य प्रतिरोध है ना, यहाँ पर यदि हम देखें समतुल्य प्रतिरोध, इस समतुल्य प्रतिरोध का जो मान है, क्या वो अन्य प्रतिरोध से ज्यादा है कि कम है? क्या दिख रहा है? आँख खराब है? ये समतुल्य प्रतिरोध 6 है और अन्य प्रतिरोध 2 और 4 है। तो बताओ समतुल्य प्रतिरोध का मान अन्य प्रतिरोध से ज्यादा है कि नहीं? यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान देखें तो अन्य प्रतिरोध के तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब सभी प्रतिरोध से ज्यादा होता है, सभी अलग अलग प्रतिरोध से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन इधर देखो, यदि इधर हम चौथा नंबर देखें तो सेम एग्जांपल लेते हैं कि R1 मेरा यहाँ कितना है, 2 ओम, कितना है, और यदि R2 देखें यहाँ पर तो 4 ओम है। इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 होता है, तो मतलब 1/2 हो गया, अब प्लस में 1/4 हो गया। पूरा ढकलेल लड़की हो तुम लोग क्या। ये दोनों बात कर रहे हैं। देखो 1/2 अब प्लस में 1/4। तो यदि हम एलसीएम लेते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। इसमें भाग देंगे तो 2 और ऊपर गुना होगा 1 से, तो 2 ही रहेगा, तो ये हो गया 2। अब प्लस में ये 4 से 4 एक बार में भाग लगेगा, ऊपर 1 से गुना होगा तो 1 आएगा। तो मतलब देखते हैं कि 3 यहाँ कितना हो गया, 4। तो क्या समतुल्य प्रतिरोध है ये? नहीं है। अब ये गलती नहीं करना। अब ये हम देखें कि 1/R का मान 3/4 निकला हुआ है, हमको चाहिए R का मान। तो R यदि हम उल्टाते हैं ये R, तो ये भी उल्टा देंगे 4/3। अब 4/3 में यदि हम भाग दें तो 1.33 आएगा, आएगा कि ना। तो R का मान, अब ध्यान से देखना कि यहाँ जो R1 का मान था 2 था, सबसे छोटा प्रतिरोध देखो 2 है, बड़का का तो बात ही नहीं करते हैं, ये तो बड़ा हो गया। सबसे छोटा प्रतिरोध देखो 2 ओम है, और यहाँ जो समतुल्य निकला है वो छोटा से भी छोटा है। क्या समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि ये जो R का मान है ये सबसे छोटा है कि नहीं, R1 और R2 में छोटा ये है। तो इस छोटा प्रतिरोध से भी समतुल्य प्रतिरोध का मान कम है, मतलब छोटा है। तो हम यहाँ अंतर क्या कहेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का जो मान है वह सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। मतलब देखें तो समतुल्य प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में अन्य सभी प्रतिरोधों से कम होता है। क्या क्लियर हुआ? यहाँ देखो कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान अन्य सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है, ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आया? अब ध्यान से देखना कि यदि श्रेणी क्रम में बात करें, ध्यान से सुनना, श्रेणी क्रम में यदि बात करें तो देखो इसका परिपथ, ये हो गया। श्रेणी क्रम में यदि कहीं भी जो न तार कट हो जाए, कहीं पे भी तार कट हो जाएगा, तो बताओ सभी प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा, क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ तार कट गया, बताओ इसमें धारा कितना जाएगा, 0।
क्योंकि धारा जाएगा कैसे, परिपथ तो अधूरा हो गया ना, परिपथ पूरा रहेगा तब ना धारा का मान। तो हम कहेंगे श्रेणी क्रम में जो ना कहीं पर मान लो श्रेणी क्रम में परिपथ यदि अधूरा हो जाए, परिपथ जो ना पूरा ना हो, क्लियर है, तो सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें ऐसा होगा, नहीं। यदि मान लो कि इस प्रतिरोध का कहीं से जो ना तार कट हो जाए तो क्या इन दोनों में शून्य होगा, नहीं होगा। बात समझ में आया। तो ये याद रखना है कि श्रेणी क्रम में कहीं पर भी परिपथ अधूरा हो जाए, कहीं पर भी, चाहे यहाँ हो जाए या यहाँ पर हो जाए या यहाँ पर हो जाए या यहाँ पर हो जाए, कहीं भी होगा तो पूरा कनेक्शन ही कट हो जाएगा। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होगा। समांतर क्रम में जिस जो ना प्रतिरोध का तार जो डिफॉल्ट करता है, कटता है, ठीक है, वो सिर्फ उसी का कनेक्शन कट होगा, बाद बाकी का धारा का मान वही रहेगा। क्या समझ में आया? ये सभी पॉइंट हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो है ना इस पॉइंट को अच्छा से तुम लोग नोट कर लेना एग्जाम्पल के साथ। तुम्हारे किताब में यदि मान लो पॉइंट दिया भी है तो वहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है, जिससे समझने में विद्यार्थी को दिक्कत होता है। तो तुम पॉइंट को एकदम आराम से लिखना और ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं जस्ट उसी पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल देना। क्लियर हुआ? बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब इसमें जो ना बचा तुम्हारे चैप्टर में धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव जैसे खत्म होगा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। बोले यहाँ तक में किसी को भी समझने में दिक्कत हुआ हो तो बोलो, ठीक है। और यदि लाइव में भी किसी को दिक्कत होता है तो वो जाके नीचे कमेंट करेगा कि हमको ये जो है ना चीज़ में दिक्कत हुआ और जो ये समझ में नहीं आया, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो फिर जो ना नेक्स्ट क्लास में जो ना उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो तुम लोग जो ना अब कमेंट करके ये बता देना कि क्लास तुम लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो अंतर बताए, तुम हो सकता है तो कहीं जो ना गूगल से जो ना कॉपी पेस्ट भी करके कमेंट कर देना, ठीक है ना। ताकि क्या होगा कि ये यदि तुम वहाँ तक जाता है गूगल तक तो वहाँ तुम उसको एक बार पढ़ेगा ना, पढ़ेगा दिमाग में फिर से जाएगा तुम। तो ऐसा जैसे मान लो फालतू कमेंट कहीं कहीं करते हैं कि नहीं जाके, जैसे किसी के रील्स पे करिए जाके, ठीक है ना, जबकि उससे फायदा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, गूगल में जाके सर्च किए श्रेणी क्रम समांतर क्रम में अंतर, या तो श्रेणी क्रम में कुछ और भी जो ना हमको समझ में आ रहा है तो वहाँ से कॉपी किए, कमेंट बॉक्स में गए, वहाँ पे पेस्ट किए, कमेंट कर दिए। उससे क्या होगा कि तुम अपना ही कमेंट 1-2 बार जरूर पढ़ेगा तो उससे दिमाग में ज़्यादा याद होगा। समझ में आया? तो यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो तुम लोग कमेंट करके बताना क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।